हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखेंद्र पटेल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटल सुखेंद्र में आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं के संबंध में पार्ट 1 के बारे में चर्चा किया था। आज उन्हीं से संबंधित मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रमुख प्राचीनकालीन साहित्यकार और मध्यकालीन साहित्यकार को देखा था और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि MPPSC 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम लोग अंतिम में सॉल्व करेंगे और उनके जो भी एग्ज़ाम में आए हैं और उनके उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ डिटेलिंग समझेंगे। तो कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है। कमेंट करके आप सब कोई इसमें बताएं कि ये कौन सी रचना है जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन है। MPPSC 2004 का प्रश्न रहा है, MPSI में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह हम लोग आगे भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था इसके पहले कि कालिदास जी के बारे में, और कालिदास जी के संबंध में अभी तक हम लोग डिस्कस किया था जिनको अगर हम बात करेंगे कि एक भारत के शेक्सपियर, यानी कि बोल सकते हैं कि भारतीय शेक्सपियर के नाम से उनको जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर से उनकी तुलना की जाती है। और कालिदास के जन्म के बारे में कोई ऐसी जानकारी थी नहीं। संभवतः मानते हैं कि उज्जैन में पहली और चौथी शताब्दी के आसपास उनका जन्म हुआ होगा। तो जिनमें हम लोगों ने अभी तक कालिदास जी के बारे में पढ़ा था, भवभूति जी के बारे में पढ़ा, जिनमें हम लोगों ने मालती माधव एक रचना देखी थी, उत्तर रामचरितमानस देखा था जिनकी रचना रही है भवभूति जी के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करते तो कवि भर्तृहरि जी के बारे में पढ़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनमें उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। शतक नाम से श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, इन सभी रचनाओं को हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था भर्तृहरि जी के बारे में। अब अगर हम बात करें तो केशव दास जी के बारे में पढ़ा था इसके पहले, जो हमने डिस्कस किया। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहला वीडियो जो मध्य प्रदेश साहित्यकार है उसको देख सकते हैं। तो उनमें हम लोगों ने आचार्य केशव दास जी के बारे में चर्चा किया था, जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया था। तो कठिन काव्य का प्रेत के नाम से आचार्य केशव जी दास को जाना जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बाणभट्ट जी के बारे में। बाणभट्ट की रचनाओं में हमने देखा था महत्वपूर्ण कादम्बरी और हर्षचरित। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा रहे हैं, उनके संबंध में हम लोगों ने बाणभट्ट जी के बारे में जाना था। अगर हम बात करें तो इसके पहले हम लोगों ने कवि पद्माकर भट्ट जी के बारे में समझा था, और कवि पद्माकर भट्ट जी के संबंध में हमने प्रबोध पचासा, जगत विनोद, प्रताप सिंह बिरुदावली, बहादुर बिरुदावली, राम रसायन, गंगा लहरी, ये सभी रचनाएं हम लोगों ने देखा। कवि भूषण के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की थी, और शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास, ये सभी हम लोगों ने यहाँ पे रचनाएं कवि भूषण के बारे में जाना था। इसी तरह हम लोगों ने अभी तक अगर बात करें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में पढ़ा था। और बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में हम लोगों ने देखा था कि उनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण रही हैं, कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने उस समय भी वहीं पर चर्चा किया था कि उर्मिला के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उर्मिला किसकी रचना है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। और एक उनकी जो महत्वपूर्ण रचना रही है, हम बिस्पाई जन्म के। तो हम बिस्पाई जन्म के उनकी एक रचना है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में समझा था और बताया था कि उनकी एक महत्वपूर्ण झांसी की रानी रचना रही है, जो कि अधिकतर 5वीं क्लास के कविता वाले सेक्शन में इसको पाठ्यक्रम में भी डाला गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। तो झांसी की रानी पूछा जाता है। इसके अलावा वीरों का कैसा हो बसंत हमने देखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। मुकुल एक काव्य संग्रह उनका रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। वीरों का कैसा हो बसंत मैं पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम में आ चुका है। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना रही है। राखी की चुनौती, बचपन, सीधे साधे चित्र, जो कि कविता रही है, बिखरे मोती। इसके अलावा उन्होंने एक रचना की थी जो कथा संग्रह रहा है, उन्मादिनी। ये सभी पिछली क्लास में हो चुका है। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
अब आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के साहित्यकार का जो दूसरा भाग है, और दूसरे भाग में महत्वपूर्ण साहित्यकारों को लेकर के चलते हैं। अब महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से सबसे पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो आधुनिक काल के साहित्यकार में माखनलाल चतुर्वेदी का अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध अगर हम देखें तो बाबई जिला होशंगाबाद से है। तो बाबई जो कि होशंगाबाद में आता है, वहाँ से इनका संबंध है। अब इनका जो समय रहा है 1889 के आसपास, और इनकी डेथ जो हुई है खंडवा में हुई है। तो हमको केवल यहाँ से ये ध्यान रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का संबंध किस जिले से है, तो होशंगाबाद से है। अब इनसे जो क्वेश्चन बने हैं आज तक अगर हम देखें तो इनका उपनाम, तो एक पहले तो ये ध्यान रखना है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास जी को। हमने जाना कि आचार्य केशव दास जी को क्या उपनाम दिया गया, तो हमने बताया था कि उनका उपनाम एक कठिन काव्य का प्रेत है। जबकि हमने भवभूति का एक मूल नाम पढ़ा था जिसमें उदुम्बर या उनका नाम श्रीकंठ के नाम से वहाँ पे मिलता है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसी तरह यहाँ पे हमको ध्यान रखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, और एक और उपाधि मिलती है इन्हें पंडित जी भी। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से भी इनको प्रसिद्धि है, ऐसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में चर्चा करें तो उनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं रही हैं, उन रचनाओं को लेकर के देख लेते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही है, पुष्प की अभिलाषा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, मरण ज्वार, बिजुरी, समर्पण, वनवासी, समय के पांव, चिंतक की लाचारी एक भाषण है, रंगों की बोली। अब यहाँ से जो हमको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, जिनको एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी जा रही है। इसके अलावा हिमकरीटनी, इसके अलावा हिमतरंगिनी, युगचरण, ये हम लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पे उनकी रचनाओं को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी विषय वस्तु की अगर बात करेंगे तो राज्य प्रेम से संबंधित रही है। मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम की कविताएं इनकी अधिकतर देखने को मिलती है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। भाषा शैली में अगर बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा का अधिकतर प्रयोग किया है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उसके अलावा इन्होंने उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं इन्होंने किया है। तो गद्य और पद्य दोनों रचनाएं यहाँ पे की है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप बात करें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक समारोह आयोजित होता है प्रतिवर्ष। यह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अगर हम बात करेंगे तो राजधानी भोपाल में, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है। स्थापना का वही है 1990 में। अब देखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं पत्रकार, कवि, स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी क्षेत्र में उनकी उपलब्धि रही है। एक तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनके बारे में अगर देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान समारोह जबलपुर में, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ है, भोपाल में 1990 में स्थापित हुआ। और अगर हम बात करें इनकी जन्म का, तो जन्म का संबंध होशंगाबाद से, जबकि मृत्यु कहाँ से है, खंडवा से है। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इनकी रचनाएं अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, यहाँ से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर माखनलाल चतुर्वेदी जी के संदर्भ में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप बात करें तो इन्होंने कुछ पत्रिका भी संपादित की है, और पत्रिका से एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि इन्होंने प्रभा नामक एक मासिक पत्रिका का 1913 में संपादन किया था। तो प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता रहा है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा किया जाता रहा है।
अगर आगे बात करें तो इन्होंने एक प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया 1923 के आसपास। करमवीर, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, करमवीर पत्रिका संपादन किसने किया? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े रहे 1942 में, जो गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, तो उनमें भी ये शामिल रहे हैं और उन्होंने कई रचनाएं भी की। अब अगर बात करें तो शक्ति पूजा एक लेख लिखा था जिसमें इनको राजद्रोह का, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट इन्होंने रचनाएं की थी उनको लेकर के, जिसकी वजह से एक यहाँ पे राजद्रोह का मामला भी चला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रभा नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? प्रताप का संपादन, कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार की रचना कर रहे हैं, जिनमें देख रहे हैं अब गजानन माधव मुक्तिबोध जी का नाम। गजानन माधव मुक्तिबोध अगर बात करेंगे तो प्रयोगवादी कवि रहे हैं। तो कई बार एग्जाम पूछता है प्रयोगवादी कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के श्योपुर से है, प्रयोगवादी कवि रहे हैं। अगर जन्म की बात करें 14 नवंबर 1917 और मृत्यु 1964 में हुई। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमको यहाँ ध्यान रखना है कि इनका संबंध कहाँ से, किस जिले से? श्योपुर से, और प्रयोगवादी कवि रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध उनकी एक उपाधि है। अब रचनाएं अगर देखते हैं तो रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? हमको ध्यान रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। फिर इसके अलावा नए निबंध, भूरी भूरी खाक, धूल, फिर एक साहित्यिक की डायरी, ध्यान रखेंगे, कामायनी एक पुनर्विचार। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कामायनी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की है, लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार अगर बात करेंगे तो कामायनी एक पुनर्विचार जो रचना है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। लेकिन कामायनी किसकी रचना है? छायावादी कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। इसके अलावा नई कविता, इसके बाद देखेंगे साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास और संस्कृति के संबंध में इन्होंने रचनाएं की है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके द्वारा अगर यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल के द्वारा मुक्तिबोध समारोह होशंगाबाद में मनाया जाता है। तो मुक्तिबोध समारोह कहाँ मनाया जाता है? होशंगाबाद में। जबकि अभी हमने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है? जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल के द्वारा मुक्तिबोध समारोह इनके सम्मान में मनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट साहित्यकारों में जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित रहे महत्वपूर्ण साहित्यकार, उनका नाम आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी छायावादी कवि रहे। छायावादी कवियों में बहुत सारे ऐसे कवि का नाम आता है जिसमें जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रा नंदन पंत का, इसके अलावा महादेवी वर्मा का। तो ये सभी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी जो कहलाते हैं छायावादी कवि हैं। तो छायावादी कवियों में भी इनका नाम है अगर हम ध्यान रखें तो। अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के शाजापुर से संबंध है। तो शाजापुर जिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली रही है छायावादी कवियों में से एक। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। पंत यानी जयशंकर प्रसाद, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद महादेवी वर्मा, और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाम आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। ये सभी छायावादी कवियों में से एक है। रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है कुमकुम, रश्मिरेखा, स्तबन, उर्मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। उर्मिला यहाँ पे हम देख सकते हैं, उर्मिला के संबंध में पूछा जाता है। आपलक, हम बिस्पाई, जन्म के, प्राणार्पण इत्यादि इनकी रचना यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगर इनकी विषय वस्तु देखें, अगर हमें लिखने के काम आए तो देख सकते हैं यहाँ पे कि छायावादी वर्णन अधिकतर मिलता है इनका। छायावादी कवियों में अगर बात करेंगे तो वो जो अधिकतर प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा जी की जो यहाँ पे पोस्ट छवि रही है वही इनकी भी छवि यहाँ पे देखने को मिलेगी। भाषा शैली में तो उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया। ब्रज, अवधी,
बुंदेली, उर्दू आदि भाषाओं का भी प्रयोग करते हुए रचनाएं की है अगर हम बात करें, और गीत शैली में संबोधन शैली को अपनाया है। तो इस तरह से हम लोग बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में, आधुनिक साहित्यकारों में बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का उल्लेखनीय नाम है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध अगर हम बात करेंगे तो होशंगाबाद के ग्राम टिगरिया से है। तो हम लोग जिला याद रखें, बेटर है कि भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिला से है, तो होशंगाबाद से है। रचनाओं में अगर हम देखते हैं, सबसे पहली बात इनकी रचना है गांधी पंचसती गीत फरोश। गीत फरोश यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। गीत फरोश कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गीत फरोश किसकी रचना है। एमपीपीएससी एमपीएसआई में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश, ये हम लोग देख सकते हैं। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी आदि इनकी रचनाएं यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो गांधी जी के जीवन से संबंधित प्रकृति चित्रण, व्यंग्यात्मक आदि इनकी विषय वस्तु रही है। तो गांधी जी से प्रभावित रचनाएं अधिकतर की हैं, प्रकृति से रिलेटेड इन्होंने अध्ययन किया है, और व्यंग व्यंग भी लिखा है इन्होंने। तो व्यंग वर्तमान उस समय की सामाजिक कुरीतियों पर आधारित, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित व्यंग किया है अगर हम बात करें 60 के दशक में। तो इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र जी के संबंध में हमने जाना कि संबंध होशंगाबाद से है, और इनकी महत्वपूर्ण रचना अगर हम बात करें तो गीत फरोश है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे महत्वपूर्ण आधुनिक काल के जो राइटर्स हैं उनको समझ रहे हैं, जिनमें हरिशंकर परसाई जी का नाम आता है। हरिशंकर परसाई जी का संबंध अगर बात करें तो जामनी गांव है होशंगाबाद में। अब हालांकि जामनी वर्तमान में हरदा में आता है, लेकिन अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है, चूँकि उसमें हरदा नहीं बना था, तो यहाँ पे होशंगाबाद ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान में जामनी जो है हरदा में आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उनका संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से उनका संबंध यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब रचनाओं की अगर हम बात करें तो रचनाओं के संबंध में, तो रचनाओं के संबंध में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे। तो भूत के पांव पीछे, वैसे भी भूत के पांव पीछे ही होते हैं, तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी की रचना है, और भूत के पांव पीछे। फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे बेईमानी की परत, सरदार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना। यह हम लोग यहाँ पे रचनाएं देख सकते हैं हरिशंकर परसाई जी की। तो हरिशंकर परसाई जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अधिकतर जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी से कई बार एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। इसके अलावा हंसते हैं रोते हैं, और जैसे उनके दिन फिरे, और इनका संबंध कहाँ से है, तो होशंगाबाद से है। यह हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझा और जाना। आगे मुल्ला रमू जी के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये लोक साहित्यकार रहे हैं, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पिछले जो पार्ट हैं उनमें हमने देखा था, यहाँ पे लोक साहित्यकार के रूप में इनको बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में शामिल किया है, बाकी और कुछ नहीं है। अब ये अगर हम बात करेंगे तो मुल्ला रमू जी के बारे में एक बात हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, गुलाबी उर्दू। गुलाबी उर्दू के जनक किसको माना जाता है, तो गुलाबी उर्दू के जनक के रूप में अगर हम बात करेंगे तो मुल्ला रमू जी को जाना जाता है। तो इनके बहुत सारे ऐसी रचनाएं रही हैं, जैसे देख रहे हैं गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी, ठीक है, ये सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुलाबी उर्दू या गुलाबी उर्दू के जनक या गुलाबी उर्दू के नाम से रचनाओं का संग्रह किसका है, मुल्ला रमू जी का है, जो बुंदेलखंड से संबंधित है। लाठी और भैंस यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके पहले चर्चा कर चुके हैं इनके बारे में। आगे चलते हैं, शरद जोशी जी के संबंध में जानते हैं। शरद जोशी जी का संबंध अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, और इनकी रचनाओं में अगर हम बात करते हैं तो पिछले दिनों,
राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, फिर किसी बहाने अंधों का हाथी, एक था गधा तिलिस्म, मैं और केवल मैं और केवल मैं, ये भी रचना हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें अगर मैं बात करूँ तो जीप पर सवार इल्लियाँ एक आध बार एग्ज़ाम में देखा गया है, खासकर व्यापम के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। हालांकि परसाई शरद जोशी जी का काफ़ी मध्य प्रदेश में नाम रहा है। अगर हम देखें तो इन्हों के व्यंग रचनाएं काफ़ी की हैं समाज को लेकर के, और समाज के जो भी बोल सकते हैं कि तत्कालीन 60-65 के दशक में जो भी सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक बोल सकते हैं कुरीति और सरकार पर कटाक्ष करते हुए इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो विषय वस्तु की वही देख सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर काफ़ी यहाँ पे व्यंग इनके द्वारा लिखा गया। तो व्यंगात्मक एक प्रकार की व्यंग रचनाकार रहे हैं, काफ़ी व्यंग इनकी प्रसिद्ध हुई है शरद जोशी जी का, जिनमें से हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो अधिकतर यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, पूछा गया जीप पर सवार इल्लियाँ, जो सामाजिक दृष्टि को रखते हुए यहाँ पे व्यंग किया गया था। और मैं और केवल मैं, ये सरकार की दृष्टिगत देखते हुए यहाँ पे उन्होंने रचना उस समय की थी। तो शरद जोशी का संबंध हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कहाँ से है, उज्जैन से है, तो उज्जैन पूछा जा सकता है, यहाँ पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं शरद जोशी जी के बारे में। अब शरद जोशी जी की अगर भाषा शैली की बात करें तो जोशी जी की जो भाषा शैली है, हिंदी में अधिकतर रचनाएं की हैं और अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया। तो इंग्लिश हम लोग बोल सकते हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश मिलते तो इंग्लिश बोला जाता है अगर देखा जाए। व्यंगात्मक है, अभी चर्चा कर चुके हैं, और भाषा उतनी क्लिष्ट नहीं है जितनी आचार्य केशवदास जी की रहती। जैसे आचार्य केशवदास जी को यहाँ पे कठिन काव्य का प्रेत कहने का मतलब ही है कि उनकी रचना इतनी जटिल रही है, जो कि आम व्यक्ति को समझने में, जो साहित्य या व्याकरण नहीं पढ़ा है तो उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जोशी जी ने हिंदी और इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छे से वर्णन किया है, लोगों को समझ में आए। अब शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने हिंदी व्यंग, ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए स्थापित किया है शरद जोशी सम्मान, जिसमें से कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की राशि शरद जोशी सम्मान में दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि शरद जोशी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि 2012 के बाद से अभी दिया नहीं गया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का नाम। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म अगर हम बात करेंगे तो 20वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं। रचनाओं में अगर देखेंगे, सबसे पहली बात इनकी महत्वपूर्ण रचना हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, और इसके अलावा रीति और शैली, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पे एमपीएसआई की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जिनमें से यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, तो हमको बताना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे देखें, अगर हम बात करें तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनकी विषय वस्तु जो है हिंदी साहित्य की समीक्षा की है। अधिकतर जो हिंदी साहित्य रहे हैं तो उनकी इन्होंने समीक्षा की है, उनको पुनः समीक्षा करके सरल भाषा में समझाया, तो विषय वस्तु ये रही है। भाषा शैली में अगर हम बात करें तो इन्होंने रस, छंद, अलंकार, वही जो साहित्य की प्राण कहलाते हैं, तो रस, छंद, अलंकार का सुंदर समन्वय किया है और आलोचनात्मक रूप में यहाँ पे प्रयोग करते हुए इन्होंने रचनाएं की है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे बढ़े, शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में चर्चा करते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी का संबंध अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जगपुर से है। जगपुर एक जगह है जो कि अगर हम देखेंगे तो उस समय का बुंदेलखंड के आसपास का जो जगह रहा वहाँ पे रहा है। रचनाएं अगर देखते हैं तो इनकी रचनाओं में अगर हम समझते हैं तो जीवन के गान, हेल्लोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, इम्पोर्टेंट है, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य, विंध्य हिमालय, अगर हम बात करें तो इनकी रचना है। मिट्टी की बारात, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जिस तरह विश्वास बढ़ता ही गया इम्पोर्टेंट, उसी तरह मिट्टी की बारात,
युगों का मोल इत्यादि। ये रचनाएं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं शिवमंगल सिंह जी सुमन जी के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रकृति व मानव जीवन का छायावादी वर्णन किया है। ठीक है, लिखने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आगे देखें, सुमन जी ने खड़ी बोली और संस्कृत एवं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली बातचीत की पद्धति पर आधारित है, मतलब एक दूसरे से संवाद कर सके ऐसी पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर हम शिवमंगल जी सुमन जी के बारे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे चलें, देखते हैं लोक साहित्यकार में हम लोगों ने ईसूरी जी के बारे में पढ़ा था और मैंने चर्चा भी किया था ईसूरी जी के बारे में, जिन्होंने जहांगीर यश चंद्रिका नामक रचना की थी और उनके बारे में हमने चर्चा किया था। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित रहे हैं ईसूरी जी, और उन्होंने उनकी ईसूरी की जो फाग है बुंदेलखंड में काफ़ी प्रचलित हुई है। उसी तरह लोक साहित्यकार में हमने सिंगा जी के बारे में पढ़ चुका है। पिछले जो लेक्चर था पार्ट 1 उनमें हमने चर्चा किया था कि मालवा का कबीर इनको कहते हैं। इसके अलावा सिंगा जी का जो मेला है वो आपके पीपल्या गांव निमाड़ क्षेत्र खंडवा में लगता है, जिनके बारे में हमने चर्चा किया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिंगा जी के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक बार रचनाएं अगर देखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि खेम द्वारा रचित इनकी परचुरी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और उनके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ हम देख सकते हैं कि सिंगा जी की जो काव्य भाषा रही निमाड़ी में रही है और भजनों पर भाषा पर खड़ी बोली का प्रभाव हुआ है, और इन्हें इसीलिए मालवा कबीर कहते हैं क्योंकि इन्होंने कबीर से प्रभावित होकर भक्ति आंदोलन के निर्गुण संत के रूप में पूरी तरह से जीवन अपनाया, इसलिए इनको मालवा का कबीर और ये मालवा के कबीर के रूप में जाने गए। और कबीर के संबंध में इन्होंने चौकड़ियाँ लिखी, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिंगा जी के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक बार देख सकते हैं, पुराना लेक्चर समझ में आ जाए। ईसूरी के बारे में जैसे अभी हमने चर्चा किया, पहले भी बता चुका हूँ मैं, ईसूरी के संबंध में चर्चा हो चुकी है, संबंध देख चुका था मैंने। उपनाम जयदेव रहा है ईसूरी जी का, तो यहाँ पे हमने इनको देखा। अब आगे देखें तो इस तरह से हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक काल के साहित्यकारों को भी देखा, और इस तरह से हमारा साहित्यकार का जो टॉपिक था ओवर हो जाता है। अंतिम में एक प्रश्न जिसको आप लोग को कमेंट के माध्यम से पुनः बताना है। पहला प्रश्न मैंने जो अभी वहाँ पर पूछा था, कालिदास की रचना कौन सी थी जिनमें अमरकंटक के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, वो वहाँ पे आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे कि निम्न के साहित्यकारों में से कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है। तो कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं, तो केशव दास जी, पद्माकर, भूषण, भर्तृहरि, इनके बारे में आपको नीचे कमेंट के माध्यम से बताना है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और इनकी रचनाओं से संबंधित 50 से 60 पुराने साल के क्वेश्चन जो कि व्यापम और एमपीपीएससी और एमपीएसआई में लगातार पूछे गए हैं, तो उनके संबंध में हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा और यह क्लास आपको हेल्पफुल हो रही होगी। तो नीचे कमेंट करके बताएं, इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी आगे आप लोग के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद।